हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक करेंगे, टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि बहुत इजी है और बहुत क्विक रिविजन इसका करेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जो अमेंडमेंट आया है वो भी डिस्कस करेंगे और उसका एक क्वेश्चन देख लेंगे जिससे कि हम क्लियर हो जाए अपने कॉन्सेप्ट्स पे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूनिट होल्डर जो है वो इन्वेस्ट करता है किसमें? इन्वेस्टमेंट फंड में। तो इन्वेस्टमेंट फंड से उसको मतलब फिर इनकम रिसीव होगा, तो इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड। फिर तो जो ये इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम होता है, जो इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, तो इन्वेस्टमेंट फंड कुछ इनकम कमाता है, तो वो जो पीजीबीपी इनकम कमाता है इन्वेस्टमेंट फंड, वो टैक्सेबल हो जाता है। और उसका अदर हेड्स का इनकम जो भी है, कैपिटल गेन है या अदर सोर्सेज है, रेस्ट जो भी इनकम है वो सब एग्जेम्प्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में अंडर सेक्शन 10(23) FBA। और ये रूल हमेशा आप याद रखिएगा, when an income is taxable in the hands of one person, it is exempt in the hands of the other person। एक ही इनकम दो जन के हाथों में टैक्सेबल कभी भी नहीं होगा। तो जो इनकम यहाँ इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में टैक्सेबल है वो ऑफकोर्स यहाँ यूनिट होल्डर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वही पीजीबीपी इनकम विच इज़ टैक्सेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फंड, वो यहीं पर यूनिट होल्डर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और बाकी सारे जो हेड्स के इनकम जो यहाँ पर एग्जेम्प्ट है वो सब यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि वाइस वर्सा फॉर यूनिट होल्डर्स, जो भी यहाँ टैक्सेबल और यहाँ एग्जेम्प्ट है, इट्स वाइस वर्सा फॉर यूनिट होल्डर्स। और जो ऑल जो इनकम टैक्सेबल है एक्सेप्ट पीजीबीपी को छोड़ के, यहाँ पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड में, और यहाँ पर बाकी सारे इनकम टैक्सेबल होंगे, बट पीजीबीपी यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी टैक्सेबल है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। तो वो सब इनकम टैक्सेबल कौन से सेक्शन में है? अंडर सेक्शन 115 UB। सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ये जस्ट फॉर नॉलेज मैं बता रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ जो इनकम एग्जेम्प्ट, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट फंड जो इनकम पे करता है यूनिट होल्डर्स को, तो उस पर वो टीडीएस भी काटेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो टीडीएस ऑन अदर इनकम टू बी डिडक्टेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड इज अंडर सेक्शन 194 LBB। ठीक है, अब इसका ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट है। ये पहला कॉन्सेप्ट गया जो हम जाने कि कौन सा इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेबल है और कौन सा इनकम यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है, और टीडीएस जो कटेगा वो कौन से सेक्शन में है, ध्यान रखोगे भी। दो तीन चीज़ इसमें है जो कि आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जो केस बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें कुछ भी आपको इसमें क्वेश्चंस बना के कि ये इनकम हुआ तो वो किसके लिए टैक्सेबल होगा, कौन से सेक्शन में टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस का सेक्शन हमें याद रखना चाहिए, ये वाला नहीं रखेंगे तो चलेगा, बट ये हमें कोशिश करना चाहिए याद रखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लॉसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। बस ये दो कॉन्सेप्ट होने से चैप्टर कंप्लीट। लॉसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड जो है, याद रखिएगा, आफ्टर सेट ऑफ हमें देखना है। आगे देखते हैं क्या होता है, ये अभी नया है, अमेंडमेंट है, तो ये ध्यान रखना है। दो लॉस है, जैसे कि इसको फिर से दो हेड में, जैसे कि पीजीबीपी इनकम था और अदर हेड्स का इनकम था, वैसे ही पीजीबीपी लॉस और लॉस अंडर अदर हेड एक्सेप्ट पीजीबीपी। तो जो पीजीबीपी का लॉस है वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय इन्वेस्टमेंट फंड ओनली। जैसे कि इनकम उसका इन्वेस्टमेंट फंड का टैक्सेबल था इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में, वैसे ही लॉसेस भी कौन सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करेगा? इन्वेस्टमेंट फंड खुद। पीजीबीपी का लॉस इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करेगा। ये हम देख लेंगे, एक बार आप समझिए, फिर इसको अच्छा से एग्जाम्पल के थ्रू ही पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा जो है लॉस अंडर अदर हेड एक्सेप्ट पीजीबीपी, तो ये तो जो लॉस अंडर अदर हेड है, अब वो कैसे यूनिट होल्डर के केस में आता है। यूनिट होल्डर को जैसे टैक्सेबल होता है इनकम, तो लॉसेस भी यूनिट होल्डर का हो जाता है, उसके केस में ही लॉसेस सेट ऑफ वगैरह होगा। तो उसमें भी दो पार्ट है, एक है करेंट ईयर लॉस जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनिट होल्डर्स को, जैसे कि इनकम टैक्सेबल होता है, लॉसेस भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय यूनिट होल्डर्स ओनली। बट शर्त क्या है? यूनिट शुड बी हेल्ड फॉर 12 मंथ्स और मोर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि 8 मंथ्स के लिए, 7 मंथ्स के लिए यूनिट होल्डर के पास यूनिट्स है, तो उस केस में क्या है, वो लैप्स हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं हो पाएगा यूनिट होल्डर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12 महीने वाला चीज़ याद रखने का। और दूसरा क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेज एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 में जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनिट होल्डर्स को जिनके पास यूनिट्स उस डेट तक का रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स होल्डिंग यूनिट्स ऑन उस
उस डेट में जितने भी यूनिट होल्डर्स प्रेजेंट होंगे तो जितना लॉस एक्यूमुलेट हुआ होगा वो उनको उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम पूरा एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि जिसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है, बिजनेस लॉस हुआ है, सपोज बिजनेस लॉस है 10 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 20 लाख का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 6 लाख। तो आप देख लो 3 अलग अलग चीज़ें, 3 डिफरेंट हेड्स है। ये पीजीबीपी में आ गया आपका 10 लाख, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया, ये अदर सोर्सेज का इनकम आ गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा यूनिट होल्डर के केस में आएगा और कौन सा इन्वेस्टमेंट फंड। हम जानते हैं कि पीजीबीपी का इनकम, पीजीबीपी का लॉस, ये हम देते हैं इन्वेस्टमेंट फंड को सेट ऑफ करने के लिए, लॉस जो होता है पीजीबीपी का। ठीक है, और बाकी हेड्स का जो होगा वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में सेट ऑफ होगा, या कैरी फॉरवर्ड या टैक्सेबल जो भी होगा। अगर गेन हुआ होगा तो टैक्सेबल होगा, लॉस हुआ होगा तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसी केस में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लॉसेस जो है सेट ऑफ जो होगा, कैरी फॉरवर्ड जो होगा आफ्टर सेट ऑफ होगा। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था यहाँ पर आफ्टर सेट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वी नीड टू सेट ऑफ द बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस है 10 लाख का, तो इसके बिजनेस लॉस कौन सा इनकम के साथ हम सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा रहा है 6 लाख, हम यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 लाख का लॉस में से इनकम जो है 6 लाख का हम सेट ऑफ कर दिए, तो हमारा बैलेंस कितना बचा, 4 लाख का ही पीजीबीपी का लॉस बचा। ठीक है, तो 4 लाख पीजीबीपी लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड बाय, किसके हाथों में कैरी फॉरवर्ड होगा, इन्वेस्टमेंट फंड। जस्ट अभी हमने देखा था कि पीजीबीपी लॉस इज टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड ओनली, तो वही इन्वेस्टमेंट फंड करेगा। तो 10 - 6 4 लाख टू बी कैरी फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कितना, 20 लाख का, वो कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा यूनिट होल्डर्स। ठीक है, तो ये वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में, ये वाला 20 लाख का जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यूनिट होल्डर्स के हैंड में। ये इजी था। यहाँ पर मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेट ऑफ करना है। डायरेक्ट आपको नहीं लिख देना है कि 10 लाख हो जाएगा, पहले हम सेट ऑफ करेंगे। लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होगा आफ्टर बीइंग सेट ऑफ, सो यहाँ पर सेट ऑफ हो सकता है ना 10 लाख से 6 लाख। कैपिटल लॉस के साथ तो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, दोनों ही लॉस है। यहाँ पर इनकम जो हो रहा है अदर सोर्सेज, वैसे भी कैपिटल के साथ तो हम कर ही नहीं सकते थे बिजनेस लॉस का, तो यहाँ पर अदर सोर्सेज का सेट ऑफ कर दिए, तो वो इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर लेगा और 20 लाख का जो कैपिटल लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा यूनिट होल्डर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कंटिन्यूएशन में। इफ देर आर 50 यूनिट होल्डर्स, सपोज 50 यूनिट होल्डर्स हैं, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा बाय ईच यूनिट होल्डर। जो वहाँ पर 20 लाख का हम देखे थे कैपिटल लॉस, यूनिट होल्डर्स का जो लॉस कितना था 20 लाख का, 20 लाख बाय 50 ईच, तो 40,000 लॉस जो होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय ईच यूनिट होल्डर। अगर मैं आपको यहीं पर बोल दूं कि इफ यूनिट इज हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स देन लॉस वुड नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड वुड लैप्स। ये नोट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इफ इन क्वेश्चन कहीं पर ही मेंशन कर जाता है कि यूनिट जो है वो लेस देन 12 मंथ्स होल्ड करता है, तो इन दैट केस इट वुड लैप्स, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वुड नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अगर उसके बाद ये दो कॉन्सेप्ट इसमें गया, आपको ये चीज़ 12 वाला चीज़ ध्यान रखना है, सेट ऑफ वाला चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड चीज़, इफ़ इन नेक्स्ट ईयर अगर दिखाता है कि बिजनेस इनकम हो रहा है 20 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 15 लाख का, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए खुद इस चीज़ को सोचने का कि कैसे होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम हम जानते हैं कि क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फंड को सिर्फ टैक्सेबल होता है पीजीबीपी इनकम, तो ये भले ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, वो तो इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम नहीं हुआ, तो पीजीबीपी का इनकम होगा 20 लाख। बट पहले भी हम देख रहे हैं कि पहला साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का ये चीज़ दिया हुआ है रेलिवेंट, तो पहला ईयर का लॉस 4 लाख का था जो हमारा आ रहा था, तो वही बिजनेस इनकम 20 लाख लेस पीजीबीपी लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर 4 लाख, वो माइनस करके हमारा हो जाएगा नेट 16 लाख, जो कि इनकम बन जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड का। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि हम सिर्फ जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंड्स के हाथ में तो सिर्फ पीजीबीपी का इनकम ही टैक्सेबल है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और आपको समझ में आता है। ये क्विक रिविजन था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो डू कमेंट और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।